तो आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करने वाले हैं। ये कहानी है लीडरशिप की, वफादारी की और उस भारी कीमत की जो एक टूटे हुए वादे के बाद चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े घने जंगल से, और यहीं पर हमें कहानी का सेंट्रल आइडिया मिलता है, यानी एक नासमझ मालिक से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। माहौल आप समझ सकते हैं, काफी गंभीर है, और अब आगे जो होने वाला है वो सच में देखने लायक है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, मदोदकट नाम का एक बहुत ही ताकतवर शेर, जो जाहिर है जंगल का राजा है। और हाँ, राजा अकेला नहीं है, उसके साथ हैं उसके 3 बेहद वफादार सेवक, एक बाघ, एक कौवा और एक सियार। मतलब इन चारों का ही जंगल पर राज चलता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऊंट की। बेचारा अपने कारवां से बिछड़ गया है और भटकते भटकते सीधा शेर के इलाके में पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, इस जंगली सल्तनत में एक ऊंट, वो कितना अजीब और अकेला दिख रहा होगा, है ना। ऊंट को देखते ही कौवा तो कौवा है, वो तुरंत मौका देखता है और कहता है, स्वामी, ये तो चलकर आया हुआ शिकार है, इसे मारकर खा जाइए। लेकिन मदोदकट शेर मना कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक ऊंचे उसूलों वाला राजा है। वो कहता है, जो मेरे घर आया है वो मेहमान है, और जो शरण में आए उस पर हमला नहीं करते, भले ही वो दुश्मन ही क्यों न हो। और इसी उसूल के तहत शेर उस ऊंट को देता है अभयदान। यह अभयदान क्या है? यह है सुरक्षा का, रक्षा का एक वचन, एक ऐसा वादा जो कहता है अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर उस ऊंट का एक नाम भी रखता है, कथनक, और उसे बाकायदा अपने दरबार में जगह देता है। देखिए, यहां एक राजा ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है, और वो है उसका वचन। खैर, कहानी अब थोड़ा आगे बढ़ती है और यहां से चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आता है दरबार के हालात में। समय बदलता है और साथ में बदल जाती है राजा की किस्मत भी। तो होता यह है कि ताकतवर शेर मदोदकट की एक जंगली हाथी से जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। इतनी भयंकर लड़ाई कि हाथी अपने नुकीले दांतों से शेर को लगभग मार ही डालता है। जान तो बच जाती है शेर की, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी और अपाहिज हो जाता है। इतना कि अब वो चल फिर भी नहीं सकता, और शिकार करना तो दूर की बात है। अब देखिए, राजा के जख्मी होने का अंजाम कितना भयानक होता है। जब शिकार करने वाला राजा ही शिकार ना कर पाए तो क्या होगा? जाहिर है उसके सेवकों पर भुखमरी का संकट आ जाता है। पूरा का पूरा दरबार भूख से तड़पने लगता है। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जब एक लीडर कमजोर पड़ता है ना, तो उसका असर पूरे ग्रुप पर पड़ता है। और इसी निराशा और भूख के माहौल में सत्ता का समीकरण, पावर बैलेंस बदलने लगता है। अब कहानी का फोकस चालाक सियार पर आ जाता है, जो अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाने में करने वाला है। तो होता यह है कि जब शिकार की तलाश में कुछ भी हाथ नहीं लगता, तो सियार चुपके से कौवे के कान में एक बहुत ही बुरी बात फुसफुसाता है। वो कहता है, अरे, इधर उधर भटकने से क्या मिलेगा, क्यों ना हम इस कथनक को ही अपना भोजन बना लें। और बस यहीं से उस बड़े विश्वासघात की नींव पड़ जाती है जो आगे होने वाला है। अब सियार ये प्लान लेकर सीधा राजा मतलब शेर के पास पहुंचता है। शेर तो पहले अपने उसूलों पर अड़ा रहता है, साफ मना कर देता है। कहता है, मैंने उसे जुबान दी है, मैं उसे मार ही नहीं सकता। लेकिन सियार कहाँ मानने वाला था। वो गिड़गिड़ाता है, मालिक, आप बीमार हैं, हम सब भूख से तड़प रहे हैं, बस आप एक बार हुक्म दे दीजिए, कतनक का इंतजाम हो जाएगा। और फिर सियार की लगातार मिन्नतें, ऊपर से भूख और दर्द से बेहाल राजा। आखिरकार उसका संकल्प टूट ही जाता है। वो बहुत ही बेमन से इस खतरनाक प्लान के लिए हां कर देता है। ये सीन हमें ये बताता है कि भूख और लाचारी जो है ना, वो बड़े से बड़े उसूलों को भी तोड़ सकती है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। एक ऐसा धोखा तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा नाटक जहां झूठी वफादारी का खेल खेला जाएगा, और वो भी बहुत सोच समझकर। तो प्लान शुरू होता है। सबसे पहले कौवा आगे आता है और राजा से कहता है कि आप मुझे खा लीजिए। उसके बाद सियार खुद को पेश करता है, और फिर बाघ भी सामने आकर कहता है कि मैं आपका भोजन बनने को तैयार हूं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब सिर्फ एक दिखावा है, एक बुना हुआ जाल। और यहां पर सियार की चालाकी देखने लायक है। वो हर ऑफर को कितनी सफाई से रिजेक्ट कर देता है। कौवे से कहता है, अरे तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे पेट नहीं भरेगा।
खुद के लिए बहाना बनाता है कि मेरे नाखून जहरीले हैं, और बाघ को कहता है तुम्हारी खाल पर बहुत घने बाल हैं। मतलब वो ये पक्का कर रहा था कि इन नकली बलिदानों को कभी भी किसी भी हाल में मान ना लिया जाए। और ये सारा नाटक देख रहा होता है बेचारा भोला भाला ऊंट कथनक। उसे तो यही लगता है कि ये सब सच्ची वफादारी है, सच्ची भक्ति है। तो वो भी आगे बढ़कर कहता है, स्वामी, ये सब तो खाने के लायक नहीं है। आज आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटाएं ताकि मुझे पुण्य मिल सके। और अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे क्रूर हिस्सा आता है। यहाँ लीडरशिप का असली इम्तिहान होता है, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सवाल भी उठता है। और जैसे ही ऊंट के मुंह से ये शब्द निकलते हैं ना, बाघ और सियार बस इसी मौके की तलाश में थे। वो दोनों उस पर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही उसे चीर फाड़ कर रख देते हैं। ये एक बहुत ही तेज और दिल दहला देने वाला धोखा था। और उसके बाद भूख से बेहाल पूरा दरबार। और हाँ, इसमें वो शेर भी शामिल था जिसने उसे सुरक्षा का वचन दिया था। सब मिलकर उस बदनसीब ऊंट को खा जाते हैं। वादा आखिरकार टूट चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जान बचाने की नौबत आ जाए, जब जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती हो, तो एक लीडर के वादे की, उसकी जुबान की असली कीमत क्या रह जाती है? जरा सोचिए, ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।